I invite Dr. Rathor, who has been a great teacher, a wonderful teacher. He has specialized in tax. थैंक यू वेरी मच गुप्ता जी और नमस्कार टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मेरा लेक्चर बहुत सिंपल भाषा में होगा, कोई टेक्निकल मैं उसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा। और जैसा गुप्ता जी बता रहे थे, धूपर साहब, मैं और गुप्ता जी हम तीनों ही कॉमर्स डिपार्टमेंट में रहे, काफ़ी टाइम रहे। और मेरी रिटायरमेंट जो है अभी दिसंबर 19 में हो गई थी। गुप्ता जी की अक्टूबर 16 में हुई। गुप्ता जी की कैटेगरी 1 है, मेरी कैटेगरी 2 है। और धूपर साहब तो हमें काफ़ी पहले ही कॉलेज से रिज़ाइन करके चले गए थे, उनको बाकायदा पेंशन मिल रही है, लेकिन वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते रहते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते रहते हैं। पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है, आपकी पेंशन निकालने से पहले आपकी बेसिक कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट। फिर कम्यूटेशन कैसे हम निकालेंगे, एक कम्यूटेशन का फैक्टर होता है, वो क्या है, और कम्यूटेशन करवाएं या न करवाएं, ये एक इंपॉर्टेंट, उसमें डिपेंड करता है कि आपकी अपनी हेल्थ कैसी है, आपकी अपनी इमीडिएट नीड्स क्या हैं। आपको जैसे गुप्ता जी का विचार यहाँ वर्ल्ड में 20 साल का रहने का है, मेरा भी लगभग उससे ज़्यादा ही चल रहा है। अभी मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं रिटायर हो गया हूँ। मैं रिटायर हुआ था दिसंबर 19 में, लेकिन अभी भी मेरी एफिशिएंसी अभी 45 प्लस ही चल रही है। और उसी तरीके से मेरे वर्किंग्स होते हैं। मेरा नाइट में काम करूं, दिन में काम करूं, मेरे लिए 24 आवर्स एक जैसे हैं। कभी मैं रेस्ट कर लेता हूं और कभी काम कर लेता हूं। गुप्ता जी रात को बैठे होते हैं यहाँ के हिसाब से 3 बजे, और हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो मैं आधा अमेरिका में, आधा इंग्लैंड में और बाकी रिमेनिंग में इंडिया में। मेरे खाने का पीने का टाइम कोई फिक्स नहीं है कि आप उसी टाइम पर खाएंगे, उसी टाइम पर पिएंगे। आपको जब 24 घंटे आपके पास है, कभी मर्जी खाइए, कभी मर्जी पीजिए। आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हुए आप अपना टाइम टेबल खुद बना सकते। और मेरी कैलकुलेशंस ऑलरेडी मैंने, जो भी मेंबर्स थे, जिन लोगों ने मुझे कहा, उन्होंने मुझे लास्ट ड्रॉन सैलरी बताई है, उन्होंने मुझे डेट ऑफ रिटायरमेंट बताया। तो मैंने उन सब की कैलकुलेशंस, कितनी उनको पेंशन मिलेगी, कितने पेंशन के एरियर्स मिलेंगे, कितना कम्यूटेशन अमाउंट मिलेगा, ये मैं सबको उनके व्हाट्सएप पर भेज चुका। अब मैं अपना ही केस लेके चल रहा हूँ। पहले मेरी बेसिक सैलरी थी लास्ट में 7th पे कमीशन में, ग्रेड पे नहीं था। लास्ट बेसिक सैलरी वॉज 2,17,100। तो पेंशन जो होगी वो इसका हाफ होगी, 108,550। जब मैं कम्यूट कराऊंगा तो मैक्सिमम कम्यूटेशन मेरी हो सकती है 40%, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 1,08,550 मेरा पेंशन फिक्स हुआ, मैक्सिमम कम्यूटेशन मेरी 40% हो गई, तो 65,130 रह गया पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन। और एक कम्यूटेशन फैक्टर होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी एज क्या है, उसका नेक्स्ट बर्थडे। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये फैक्टर लगातार चेंज होता है। जब आप 65 पर रिटायर होते हैं तो कम्यूटेशन फैक्टर लिया जाता है 66, विच इज 7.591। 67 की एज में 67th बर्थडे पर होगा 7.431, 68 पर 7.262। मैं रिटायर हुआ दिसंबर 19 को, तो 66 हो गया, 20 में 67 हो गया, 21 के एंड पर 68 हो गया, अभी 22 का एंड नहीं आया, तो इट इज फैक्टर इज 7.262। ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और कम्यूटेशन का अमाउंट निकल आया इसका 40%, 1,08,550 का 40% मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 7,262। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 108,550 का 40%, ये आ गया 43,420। 43,420 मेरी पेंशन कम होनी शुरू हो जाएगी यदि मैं पेंशन, कम्यूटेशन और पेंशन ऑप्ट करता हूं तो। अब कम्यूटेशन अमाउंट कैसे निकला, 43,420 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई कम्यूटेशन फैक्टर, जो मैंने भी आपको बताया नेक्स्ट बर्थडे 7.262, और ये अमाउंट आ जाता है
37,83,792। अमाउंट आ जाता है 37,83,792। यदि मुझे कम्यूटेशन अमाउंट मिल गया 38 लाख के आसपास, तो मेरी पेंशन रह जाएगी 65,130 प्लस डीए। और डीए होता है पूरा अमाउंट। डीए का परसेंटेज यदि मैं मान के चलूँ 37% इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो मेरी पेंशन हो जाएगी, पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन, डीए का अमाउंट हो जाएगा 37 मल्टीप्लाइड बाई पूरी पेंशन। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये देखने वाली बात है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा जो आपका डीए का अमाउंट होगा। मैंने कम्यूट करा ली, मुझे अमाउंट मिल गया 37,80,792, लेकिन डीए 37% और वो मेरी पूरी पेंशन पर होगा 1,08,550, 65,130 आफ्टर कम्यूटेशन और 40,164 इज माई डीए। मेरी पेंशन हो गई 105,294। दिस विल बी आफ्टर कम्यूटेशन। और यदि मैं कम्यूट नहीं कराऊंगा तो 108,550 उसका 37% मैं जुलाई की मार्केट चल रहा हूँ, वो मेरी पेंशन हो जाएगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। और वो कितनी हो जाएगी 148,714। यदि मैं कम्यूट नहीं कराता हूँ और कम्यूट करा लेता हूँ तो मुझे मिलेगी 105,294। इसका मतलब ये मेरा जो अमाउंट है 43,420 का, ये मेरा कम होना शुरू हो गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट वॉज 2,17,100। पेंशन हो गई 50%, 108,550। मैक्सिमम कम्यूटेशन 40% और कम्यूटेशन के बाद रह गया मेरा 65,130 और कम्यूटेशन अमाउंट हो गया 43,420। कम्यूटेशन फैक्टर नेक्स्ट बर्थडे 7.262 और ये कम्यूटेशन फैक्टर अप टू 81 ईयर्स तक दे रखा है। इसका मतलब आप कम्यूटेशन 81 की एज पर भी करवा सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कम्यूटेशन फैक्टर लगातार कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आया 43,420 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 7.262 मीन्स कम्यूटेशन फैक्टर अमाउंट आ गया 38 लाख के आसपास। या तो मैं 38 लाख रुपीज़ एक मुश्त रकम ले लूँ, अपनी पेंशन को कम कर लूँ बाई रुपीज़ 43,420। यदि मैं कम्यूट नहीं कराता देन आई विल गेट पेंशन, मंथली पेंशन ऑफ रुपीज़ 1,48,704। और यदि कम्यूट करा लेता हूँ तो मुझे पेंशन मिलेगी 105,294। मेरी पेंशन रिड्यूस हो जाएगी बाई 43,420। मुझे डिसाइड ये करना है कि क्या मैं 38 लाख रुपीज़ आज ले लूँ और 15 साल के लिए 43,420 रुपीज़ मैं सेक्रीफाइस कर दूँ, या मैं पूरे के पूरे मैं अपनी पेंशन लेता रहूँ 1,48,000। अब उसके लिए मैंने डिफरेंट केसेस किए। ये जो आप टेबल मेरी देख रहे हैं, कम्यूटेशन का अमाउंट पर कोई टैक्स लगने नहीं जा रहा, लेकिन आपको एक काम करना है। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको वहां लिखना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि आपने लिख दिया स्टेट गवर्नमेंट, आपने लिख दिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, आपने लिख दिया एनी अदर, फिर आपको इनकम टैक्स ऑफिस से नोटिस आ जाएगा। कॉलेज आपका टैक्स नहीं काटेगा इस कम्यूटेशन पर। हम सब लोग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ अब जो मैं अमाउंट यहाँ पर मुझे 38 लाख मिला, मैं घर पर तो रखूंगा नहीं, मैं इसको रखूंगा बैंक में। और मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग की मैं बात करूं तो 4% मिलेगा, मानकर चलूं 2.75 आफ्टर टैक्स। मैं ये अमाउंट ले रहा हूं 4% के हिसाब से, उसका मैंने टैक्स का फैक्टर निकाल दिया क्योंकि मुझे उस सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पर टैक्स भी देना है। तो मैंने इफेक्टिव इंटरेस्ट ले लिया अपने लिए 2.75% और ये सारी कैलकुलेशंस उससे लिंक है। होता क्या है कि 38 लाख रुपीस मैंने जमा करवाया, उसके बाद मैंने 43,420 निकाल लिया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा उस पर तो मुझे इंटरेस्ट मिलना है ना। ये देखिए, ये मैंने कैलकुलेशंस करके, ये मैंने अपनी कैलकुलेशंस की हैं 3783 वाली, ये मेरी अपनी कैलकुलेशंस 37,83,792। मैंने ये मानकर चला कि मुझे जुलाई में
कम्यूटेशन का अमाउंट मिल जाएगा 37,83,792 और मैंने 43,420 विड्रॉ कर लिया। अब मेरे पास रह गया अमाउंट 37,40,372। इसका मुझे इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट यहाँ पर कर दिया। मैंने फार्मूला लगाया हुआ है 37,40,372 पर एक महीने का इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट आफ्टर टैक्स का फैक्टर लेते हुए 2.75 और वो अमाउंट हो जाता है 8572। क्लोजिंग बैलेंस रह गया 37,48,944। इसके बाद ये अगस्त के महीने में बैलेंस आ गया सेम अमाउंट, ये मैंने फिर विड्रॉ कर लिया, ये मैंने फिर मेरे पास रह गया आफ्टर विड्रॉल और फिर अगली बार इंटरेस्ट आया 8492। क्लोजिंग बैलेंस रह गया 37,14,016। इसका मतलब मुझे हर महीने जो इंटरेस्ट मिला, एस बी राठौर 67 की एज, ये उसकी पेंशन, ये टोटल अमाउंट 87 मंथ्स के अंदर पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस 96 मंथ्स के दौरान 8 साल के दौरान मुझे 3,77,821 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको मैंने अगेन 43,420 से डिवाइड किया, अमाउंट इंटर मंथ आ गए 8.70। इसका मतलब ये हुआ 96 मंथ तक मेरा वो अमाउंट चलता रहेगा। अब मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे सील नंबर और ये मंथ, ये धीरे धीरे क्लोजिंग बैलेंस कम होता जा रहा है। हर महीने 43,420 विड्रॉ कर रहा हूँ और मैं मानकर चल रहा हूँ इंटरेस्ट 2.75% इफेक्टिव टैक्स के बाद। और ये अमाउंट 96 मंथ्स के बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट खत्म हो गया 3174। इसका मतलब ये हुआ मैंने कॉलेज से पैसा लेकर उसको जमा करा दिया अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, जिसमें मुझे मिल रहा है इंटरेस्ट 2.75% इफेक्टिव। तो मेरा वो पैसा 96 मंथ्स के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ यदि मेरा इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर यदि मैं 96 मंथ के बाद अलाइव रहता हूं तो मुझे कम्यूटेशन नहीं करानी चाहिए, क्योंकि 8 साल तक तो मेरा पैसा आ गया मेरे पास, लेकिन बाकी आने वाले 7 सालों में मेरी पेंशन कम हो जाएगी बाई ₹43,420। यदि यहाँ 96 मंथ है, यदि मान लीजिए मेरी डेथ हो गई 2 साल के बाद, तो मेरे फैमिली को 29,25,000 रुपीज़ मिल जाएंगे और मेरी फैमिली को 43,420 से कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि मैंने कम्यूट कराया था या नहीं कराया था। यदि मेरी डेथ होती है 5 साल के बाद, 60 मंथ्स के बाद, 5 साल के बाद, तब भी मेरे पास उस बैंक में बैलेंस होगा 15,45,068। और यदि डेथ होती है 6 साल के बाद आज से, तो 10,59,230। तो कहने का मतलब ये हुआ यदि मेरा प्रोग्राम 8 ईयर से ज्यादा का है, हाँ जिंदा रहने का, और यदि मेरा प्रोग्राम यहाँ पर रहने का है 96 मंथ्स से ज्यादा, तो मुझे कम्यूट नहीं करानी चाहिए। और मेरी हेल्थ कैसी है, मेरे अपना इमीडिएट नीड क्या है। कई बार ये भी होता है कि आपको पैसे की नीड है, आपको 38 लाख रुपए बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी पेंशन से जो मेरी 1,05,000 रुपये उससे पेंशन से काम चल जाएगा, आपको बच्चों को पैसा देना है, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। लेकिन मेरी इसमें सोच थोड़ी सी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। गुप्ता जी के साथ मैंने शेयर किया था। मैं कहता हूं जो मुझे गुड फील फैक्टर आएगा ये कहने में कि मेरी पेंशन का अमाउंट 148,714 है, वो गुड फील फैक्टर नहीं आएगा यदि मेरी पेंशन 1,05,294 है। मुझे बहुत अच्छा फील होता था जब मैं कहता था कि मेरी जो सैलरी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की सैलरी से ज़्यादा है। मैं गुड फील को भी बड़ा इंपॉर्टेंट कहता हूँ। और हो सकता है कि मैं कम्यूटेशन करा लूँ बच्चे को या डॉटर इन लॉ को, लड़की को, दामाद को। मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, उन्होंने मुझे पुचकार कर, अपनी नीड्स दिखाकर मुझसे पैसा ले लिया और 15 साल के लिए मेरी पेंशन कम हो गई 43,420। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा एक गुड फील फैक्टर को छोड़ना कि मेरी पेंशन 43,000 से कम हो जाए। दिस इज माई थिंकिंग, माई एजम्पशंस, माई थॉट। अब मैं बात करता हूं जो लोग 75 ईयर्स के हैं और 6 पे कमीशन के हैं, तो उनकी पेंशन का अमाउंट होगा डेफिनेटली कम है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कम थी, 67,000 थी या 68,000 थी।
मैं यहाँ पर एक फिगर ले लेता हूँ 9। ये देखिए यहाँ पर जो पेंशन है इनकी 38,500 और ये 38,500 कैसे निकली? इनकी बेसिक सैलरी थी 67,000, ये प्रोफेसर हैं 10,000 ग्रेड पे 77,000 हो गई और उसका आधा 38,500, तो हमने पेंशन लिख दी 38,500। अब इसको कम्यूट हमने कैसे किया? 38,500 40% हो गया 15,400, फैक्टर लगा, ये फैक्टर लगा 74 का 6.085, इनको अमाउंट मिलेगा 11,24,508। ये देखिए ये 73 की एज कंप्लीट कर गए, ये पेंशन इनकी 15,400 और अमाउंट मिलेगा इनको 11,24,508। यदि ये 15,400 निकालना शुरू करें हर महीने तो इनका अमाउंट 73 मंथ्स के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन इस 73 मंथ्स के दौरान इनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2.75% के हिसाब से 94,000, तो 6 महीने इनके और निकल जाते हैं। मतलब 79 मंथ्स तक इनके पास वो पैसा बना रहेगा। लेकिन 79 मंथ्स के बाद ये रहती हैं 9 साल, 9 साल मीन्स 109 मंथ्स, तो इनको नुकसान हो जाएगा। हाँ, यदि मैं इंटरेस्ट रेट चेंज कर दूं, मैंने इंटरेस्ट रेट यहाँ कर दिया, मान लीजिए आपको मिलता है 6% इंटरेस्ट, 2% गवर्नमेंट आपसे लेगी तो रह जाएगा 4%। मेरी कैलकुलेशंस बदल जाती हैं, मेरी कैलकुलेशंस मेरे लिए हो जाती हैं 100 महीने, ये सब मैंने एक्सेल में कन्वर्ट कर रखा है और इनके लिए हो जाती हैं 82 मंथ्स। और मुझे लगता नहीं कि 9% से ज़्यादा कभी आप ज़्यादा ब्याज कहीं भी कमा सकते हैं। मैंने इसको ले लिया 6%, 9% इंटरेस्ट, 3% गवर्नमेंट खा गई मेरा इनकम टैक्स में, मैंने इफेक्टिव लिया 6% और 6% में मेरा टेन्योर हो गया 106 मंथ। इसका मतलब 9 साल से कम। गुप्ता जी का प्रोग्राम 20 साल, मेरा भी वही प्रोग्राम है, तो मैं बिल्कुल भी कम्पिटिशन नहीं कराऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक जो गुड फील फैक्टर करना है 1,48,000 का, वो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं 106 मंथ दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरी पेंशन की बात हो रही है और ये देखिए ये अमाउंट मान लीजिए 4 साल के अंदर मेरा तीसरा चौथा पांचवा हो गया तो 24,46,000 मेरे बैंक में पड़े होंगे 6% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद। और यदि मैं चला गया 8 साल के बाद तब भी 7,47,700 मेरे अकाउंट में पड़े होंगे और 106 मंथ्स के बाद मैंने इसको आगे फिर चेंज करना है तो मेरा वो अमाउंट 0 हो जाएगा। और यदि मैं इसको लेता हूँ इफेक्टिव रेट 4% तो ये मेरा आता है 100 मंथ्स और ये देखिए ये 100 मंथ्स पर खत्म हो जाएगा, ये 100 मंथ्स पर खत्म हो गया। यहाँ ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट चलेगा, यहाँ पर 30,000 रह गया तो माइनस की फिगर होने का मतलब ही नहीं, मतलब 100 मंथ्स के बाद ये पैसा लगभग खत्म। और यदि आपकी एज 75 है, 6 पे कमीशन आप रिटायर हुए, आपकी पेंशन 12,516 जो कम्पिटिशन का अमाउंट है, कम्पिटिशन का अमाउंट 40%, ये आपको एक मुश्त रकम मिली 12,516 सेक्रीफाइस करने के लिए। 67 मंथ में आपका अमाउंट खत्म हो गया, इंटरेस्ट मिला 96,000, तो आपको 76 महीने के बाद आपको नुकसान होना शुरू